नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपनों ने छंदों को पढ़ा, तो छंद अपने इस क्लास में कंप्लीट हो चुके थे। अपनों ने देखा था, मैंने आपको कहा भी था कि अपन अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सारे के सारे छंद बीए पार्ट सेकंड के कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन पीछे की अपनी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पीछे की क्लास में अपन एक एकांकी पढ़ रहे थे। बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस में जो सेकंड पेपर है उसमें एकांकी और नाटक ही चलते हैं। तो अपनी जो क्लास चल रही थी वो एकांकी और नाटक की क्लास चल रही थी। उनमें अपन एक एकांकी पढ़ रहे थे, आवाज का नीलाम। तो अपना उसी एकांकी को अपन अब आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आवाज का नीलाम ये एकांकी था और किसके द्वारा रचित ये एकांकी है? धर्मवीर भारती द्वारा। धर्मवीर भारती द्वारा रचित यह एकांकी है। इसका अध्ययन अपन कर रहे थे और इस एकांकी में अपनों ने पात्रों की भी बात की थी। दो ही प्रमुख पात्र थे, एक तो थे सेठ बाजोरिया और दूसरे थे मिस्टर दिवाकर। अब ये जो मिस्टर दिवाकर है ये आवाज के संपादक है। और आवाज के संपादक का मतलब, आवाज एक पत्र है, एक अखबार का नाम है। आवाज एक अखबार है। वर्तमान समय में हम जानते हैं कि अखबार जो है वो सही अर्थों में अपना कार्य नहीं कर रहा है। यानी मीडिया जो कि जिसका कार्य है कि सरकार की यथार्थ नीतियों को जनता तक पहुंचाए और जनता की मांगों को, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए, ये मीडिया का प्रमुख कार्य है। परंतु धीरे धीरे वर्तमान में अपन देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी ने हर एक क्षेत्र को जकड़ कर रख लिया है। तो उसी का कुछ ढांचा है वो इस एकांकी में निर्मित किया गया है कि किस प्रकार से जो अखबार भी है वो भी भ्रष्टाचार का अंग बनते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है दिवाकर। अब दिवाकर आवाज नामक अखबार के संपादक हैं। इधर सेठ बाजोरिया के भी 3-4 अखबार निकलते हैं। सेठ बाजोरिया जो है वो अखबार जनता की मांग के अनुसार लेकर आते हैं। वो मौका प्रस्त इंसान है। वो वही चीज छापते हैं जो सामान्यतः बड़े लोगों की पसंद होती है, जिसको बड़े लोग पसंद करते हैं, बड़े लोग चाहते हैं कि ये खबर छपनी चाहिए। यानी सेठ बाजोरिया उच्च वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपने अखबार का संपादन कार्य करते हैं और जिस वजह से इनके पास बहुत अच्छा पैसा आता है। जबकि मिस्टर दिवाकर यथार्थ की आवाज को, सच्ची आवाज को अपने अखबार के माध्यम से जनता के समक्ष लाना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि वर्तमान में यदि कोई यथार्थ स्थिति को लेकर चलता है, यदि कोई हकीकत को लेकर चलता है, यदि कोई यथार्थ परिस्थितियों को दर्शाना चाहता है तो उसके लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पर इसी प्रकार की व्यवस्था का चित्रण किया गया है लेखक के द्वारा। मिस्टर दिवाकर आवाज का संपादन करते हैं, परंतु ऐसे कहते हैं कि मैंने अपनी हड्डी को जलाकर इस अखबार को निकाला है। मैं इस अखबार को निकालने के लिए इतनी मेहनत करता हूं और मेहनत के साथ साथ मैंने इस अखबार के संपादन के लिए, इस अखबार को जनता की सच्ची आवाज बनाने के लिए मैंने मेरे परिवार तक को भुला दिया। मेरी पत्नी शीला जो बीमार हो गई, जो सीढ़ियों से गिर गई, फिर भी मैं उसके पास नहीं गया। मेरी फूल सी बच्ची जिसको मैं इस अखबार के लिए भूल गया। परंतु जिस अखबार को मैं जनता की सच्ची आवाज बनाना चाहता था, आज परिस्थिति बस मैं उसे बेचने जा रहा हूं। आज परिस्थितियां ऐसी बन गई है, मैं आपको बता देती हूं कि एकांकी की शुरुआत मिस्टर दिवाकर के ऑफिस से होती है। मिस्टर दिवाकर अपने ऑफिस में है। ऑफिस में सारी की सारी चीजें अस्त व्यस्त पड़ी है। टेबल पर सामान, एस्ट्रे वगैरह जो भी है वो सारा का सारा अस्त व्यस्त पड़ा है।
इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। यदि किसी ने इसको नहीं देखा है तो वो पीछे जाकर अपने चैनल की प्लेलिस्ट में इसका देख लें कि अपनों ने पूरा का पूरा ढांचा, किस प्रकार की व्यवस्था का वर्णन लेखक के द्वारा किया गया है वो किया हुआ है। इसके साथ साथ धर्मवीर भारती का जीवन परिचय भी अपना किया हुआ है। तो आज मैं थोड़ा सा पीछे से जोड़ते हुए और अपन एकांकी को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मिस्टर दिवाकर के ऑफिस में है अपन लोग। अब इस ऑफिस में मिस्टर दिवाकर बैठे हुए हैं, बहुत ही दुखी लग रहे हैं, अस्त व्यस्त लग रहे हैं, उदासीन है। कभी बैठ जाते हैं, कभी इधर उधर घूमने लगते हैं। कमरे में एक तरफ आवास के डॉक्यूमेंट्स की यानी आवास के जो कागज हैं उनकी फाइल रखी हुई है, एक तरफ कैलेंडर है और मिस्टर दिवाकर के पास जापानी टॉय पियानो रखा हुआ है। यानी टॉय का मतलब एक खिलौना, एक पियानो रखा हुआ है जो खिलौना है। मिस्टर दिवाकर अपने फाउंटेन पेन से कभी कभी इस पियानो के तार को झंकारते रहते हैं जिससे आवाजें निकलती रहती है। परिस्थिति ऐसी हो गई है कि दिवाकर की पत्नी, जिनका नाम है शीला बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। शीला के इलाज के लिए सेठ बाजोरिया पैसे देते हैं और इतना पैसा देते हैं कि दिवाकर अपने आप को कर्जदार महसूस करने लगता है और उस समय वह निर्णय कर लेता है कि सेठ बाजोरिया के एहसान के बदले मैं अखबार उन्हें दे दूंगा, अर्थात मेरी आवाज का नीलाम कर दूंगा, मेरी आवाज नामक अखबार को बेच दूंगा। किसके हाथों? सेठ बाजोरिया के हाथों। इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण किया गया है। अर्थात मिस्टर दिवाकर अपनी परिस्थितियों से मजबूर होकर आवाज नामक अखबार के शेयर सेठ बाजोरिया के हाथों बेचना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि सेठ बाजोरिया के उन पर बड़े एहसान है। हालांकि मिस्टर दिवाकर ने जब अखबार निकालने की सोची थी तब उन्होंने सोचा था कि मैं जनता की सच्ची आवाज को जनता के समक्ष लेकर आऊंगा, सरकार के समक्ष लेकर आऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, परंतु मैं मेरे अखबार को एक अच्छा अखबार बनाऊंगा। मैं सेठ बाजोरिया या अन्य लोगों की तरह एक तड़क भड़क या रंग बिरंगे पेजेस वाला अखबार बनाकर नहीं छोड़ूंगा। मैं उच्च वर्ग की संकीर्ण मानसिकता तक उसको सीमित नहीं रखूंगा। मेरा आवाज व्यापक होगा। मेरे अखबार में यथार्थ चीजें छपेगी। मेरे अखबार में जो सही है वो लिखा जाएगा। परंतु अफसोस, मिस्टर दिवाकर भी परिस्थितियों से घिर जाते हैं, यहां तक कि वो पहले इतना ज्यादा त्याग करते हैं। 10 वर्ष से लगातार ये इस अखबार नामक आवाज नामक अखबार का संपादन कार्य कर रहे हैं और इसके लिए वो इतना त्याग करते हैं कि एक बार इनकी पत्नी पहले बीमार हो जाती है, उसकी दवाइयों के पैसे से जाकर प्रिंटर खरीद लाते हैं। तो इतना ज्यादा त्याग करते हैं, परंतु फिर भी आज इसे बेचना पड़ रहा है। तो मिस्टर दिवाकर आज बहुत ही दुखी है। आवाज की फाइल अपने हाथों में लेते हैं और फाइल को देखते हुए यूं कहते हैं कि मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं अपने परिवार को भूला, मैं अपने आप को तुम्हारे लिए भूल गया, परंतु अफसोस आज तुम्हें नीलाम होना पड़ेगा। और जैसे ही उनके दिमाग में इस प्रकार की बातें आती है कि आज तुम्हें नीलाम होना पड़ेगा, तो वो नीलामी की आवाजें लगाने लगते हैं। 6.5 आने, 6 आने, 8 आने। प्राचीन काल में इतने ही पैसे होते थे और रुपए की वैल्यू भी अच्छी थी, तो इस कारण इतने में अखबार बिक जाता था और ये अच्छा पैसा माना जाता था। तो ये यूं कहते हैं कि 6.5 आने, 1, 2, 3 इस प्रकार से। और जब बोली लगती है तो हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसका दाम लगाता है तो 1, 2, 3 करके और उसको बेच दिया जाता है। इस प्रकार से बोली लगती है तो वो 1, 2, 3 कहते हैं और 3 कहते ही धड़ाम से अपनी चेयर पर गिर पड़ते हैं।
आज मिस्टर दिवाकर अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतनी मेहनत और इतने त्याग से जिस अखबार को निकाला था और जो आज दुनिया की आवाज बनने वाला था, आज परिस्थितिवश उसे बेचना पड़ रहा था। सेठ बाजोरिया का फोन आता है, वो पूछते हैं कि आपकी पत्नी कैसी है। पत्नी अब आज के दिन हॉस्पिटल में भर्ती है और उसी लिए सेठ बाजोरिया जो है वो उनके हालात पूछता है कि आपकी पत्नी कैसी है। दिवाकर कहता है कि हाँ ठीक है पत्नी, आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है। तो सेठ बाजोरिया यूं कहता है कि ठीक है, तो मैं आपके पास आ रहा हूं। सेठ बाजोरिया क्यों आ रहा है? सेठ बाजोरिया दिवाकर से मिलने के लिए इसलिए आ रहा है क्योंकि आज आवाज का सौदा होने वाला है। सेठ बाजोरिया दिवाकर के पास आने के लिए कहते हैं फोन करके, और उसके बाद दिवाकर जैसे ही फोन रखते हैं कि इनकी कृपा, कभी इन्होंने कुछ पूछा तक नहीं। और आज जब मैंने अखबार को बेचने का निर्णय ले लिया, तब दिन में 10 बार फोन करके हालात पूछते हैं। क्या पहले मेरी विपरीत परिस्थितियां नहीं आई थी? क्या मैंने कभी दुख नहीं झेले? परंतु कभी नहीं पूछे। मैं अच्छे से जानता हूं इनकी मेहरबानी, इनकी कृपा। इस प्रकार से दिवाकर अपने आप में ही व्यथित हो रहे हैं और परिस्थितियों को पहचानते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो मजबूर हैं। सेठ बाजोरिया ने उनकी पत्नी को ठीक करने के लिए, उनकी पत्नी के इलाज के लिए बहुत सा पैसा दिया है, जिसको ये चाहकर भी किसी भी हालात में चुका नहीं सकते। इसलिए मजबूरन इनको अखबार बेचना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद सेठ बाजोरिया मिस्टर दिवाकर के पास आ जाते हैं, और जिस समय वो आते हैं उस समय अस्पताल से फोन आ जाता है। थोड़ा सा पहले अस्पताल से फोन आता है, तो वो यूं कहते हैं कि आपकी पत्नी अब तो कुछ ठीक है, परंतु वो आपको बुला रही है। तो दिवाकर कहते हैं ठीक है मैं आता हूं, परंतु अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, यदि हालात खराब हो जाए तो आप मुझे फोन करके उसी समय बताना, वैसे मैं आ रहा हूं। ये बात कहते हैं, इतने में सेठ बाजोरिया पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि कैसे हो मिस्टर दिवाकर, परंतु फिर दिवाकर को फोन पर बात करते हुए देखकर थोड़ा सा रुक जाते हैं और फिर दिवाकर के इशारे पर वहां पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद दिवाकर फोन रखते हैं, और फोन रखते हैं तो बड़े उदास से होते हैं। तो सेठ बाजोरिया पूछते हैं कि समथिंग सीरियस मिस्टर दिवाकर? हाँ, कुछ सीरियस हालात है क्या? क्या परिस्थितियां हैं, क्या हालात है? कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई है? तो इस प्रकार से सेठ बाजोरिया मिस्टर दिवाकर से हालात पूछते हैं, तो दिवाकर कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं। और फिर उसी समय दिवाकर अपने फाउंटेन पेन से वापस पियानो के, जो जापानी पियानो था, टॉय पियानो, उसको, उसके तारों को झंकारने लगते हैं, हल्की सी आवाज आने लगती है। तो सेठ बाजोरिया हंस पड़ते हैं। तो दिवाकर उसका कारण बताते हैं कि सेठ बाजोरिया जी, मैं जानता हूं कि ये पियानो कोई बड़ा नहीं है, आप हंस रहे हो, परंतु मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, और मैं जब भी किसी समस्या में होता हूं तो यही मेरा सहारा बनता है, और मैं इसी के तारों को झंकार कर इसी की आवाज सुनता हूं। तो सेठ बाजोरिया कहता है कि हाँ ठीक है, अपनी अपनी परिस्थिति है, सब लोग किसी न किसी समस्या में किसी न किसी चीज का सहारा लेते हैं, कोई गलत बात नहीं है। परंतु ये टॉय पियानो, मतलब खिलौने के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं जब परेशान होते हैं। तो मिस्टर दिवाकर कहते हैं कि हाँ जी सेठ बाजोरिया जी, मुझे इसकी आवाज अच्छी लगती है, क्योंकि मैं अखबार छापता हूं, और जब अपन अखबार छापते हैं तो उसमें हड़तालों की आवाज, आर्मी वालों की आवाज, सामान्य भूखी नंगी जनता की आवाज, उच्च वर्ग की मानसिकता की आवाज सुनते सुनते मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं। तब मुझे लगता है कि ये आवाज बहुत ही ज्यादा मधुर है, कम से कम ये सच्ची आवाज है, और इसको सुनकर मैं अपने आप में इसीलिए प्रसन्न हो जाता हूं कि कम से कम इस भीड़ भाड़ की आवाज में
और इस स्वार्थ भरी, भ्रष्टाचार भरी दुनिया की आवाज में कम से कम एक तो सच्ची आवाज निकलेगी, एक तो सच्ची आवाज निकलेगी, एक तो आवाज ऐसी होगी जो सच्चे इंसान की आवाज होगी। और जब ये कहते हैं कि एक तो सच्ची आवाज होगी, फिर अपने अखबार को याद करते हैं और फिर यूं कहते हैं कि इसी आवाज को उभारने के लिए, इसी आवाज को सामान्य वर्ग के समक्ष लाने के लिए ही तो मैंने आगे बोलने ही वाले होते हैं कि मिस्टर बाजोरिया कुछ बोलते हैं। बाजोरिया क्या बोलते हैं, आगे किस प्रकार से एकांकी मोड़ लाएगा, ये तो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।